चलो हेडिंग दे दो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आपने पढ़ा था, वर्क पावर एनर्जी तो बाकी है ना नहीं आपका भी। पता। तो देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ना, अच्छा सिंबल इसके लिए यू लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है ये डिफाइन होता है सिर्फ किसके लिए, ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, ये कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसके लिए डिफाइन करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्स कंजर्वेटिव है, तो इसके लिए डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक पोटेंशियल पोटेंशियल। एनर्जी। ठीक है। जैसे आपका स्प्रिंग फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव है, तो इसके लिए डिफाइन करेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। यस सर। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, इस पे नहीं होता पोटेंशियल एनर्जी। के लिए पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिफाइन होती, नहीं। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी का वो फंडा ही वही है ना कि देखो, कंजर्वेटिव फोर्सेस का जो वर्क डन होता है, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्सेस, आपने सुना होगा कि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्सेस डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ फॉलोड। पाथ। तो ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन। तो ये डिपेंड करता है कि इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन क्या है, या फिर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन क्या है या फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे स्प्रिंग अगर नेचुरल स्टेट में है तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। स्प्रिंग अगर मान लो एक्सटेंडेड बाई एक्स है तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। स्प्रिंग अगर कंप्रेस्ड बाई एक्स है तो वो एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो अब जब वर्क डन पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, सिर्फ पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब जो है, अगर हम एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएं किसी भी पाथ से, तो वर्क डन तो सेम ही आएगा। यस सर। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाएंगे तो कितना होगा वर्क डन, वो कैलकुलेट करके, और हम लोग डिफाइन करते हैं वहां से पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन। और ये डिफाइन करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो, जो हमने वर्क डन कैलकुलेट किया ना कंजर्वेटिव फोर्स का, नेगेटिव होगा। एग्जैक्टली नेगेटिव। डेल्टा यू को यू कैन राइट यू एफ माइनस यू आई, यू एफ माइनस यू आई लिखते हैं। फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे मान लो एक बॉल है और उसको यहां से ले गए यहाँ पे, पोजीशन वन से पोजीशन टू पे। अभी किसी भी पाथ से ले जाएंगे, लेट अस से ये एक पाथ हो गया पाथ वन, ये दूसरे पाथ हो गया पाथ टू, ये तीसरा पाथ हो गया पाथ तीन। किसी भी पाथ से ले जाएंगे तो जो वर्क डन है वो तो सेम ही आएगा। यस सर। तो वर्क डन सेम ही आएगा, तो हम लोग वो वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो वर्क डन कैलकुलेट कर लिया हमने, और उसका निगेटिव ले लिया, और यही बोला कि यही हुआ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वाइल गोइंग फ्रॉम पॉइंट वन टू पॉइंट टू। और डेल्टा यू का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल एनर्जी, या फिर फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पोटेंशियल एनर्जी। तो इस डायग्राम में जैसे फाइनल पॉइंट टू है, तो ये यू टू माइनस यू वन जो है वो हो जाएगा निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये पोटेंशियल एनर्जी जो है
वो जो डेफिनेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, जहां से मतलब बिल्कुल डिफाइन किया गया पोटेंशियल एनर्जी को, वहां से हमें दो पॉइंट्स के बीच में या दो कॉन्फ़िगरेशंस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या होगा वो पता चल रहा है। हम्म। क्या पता चल रहा है? डिफरेंस की बात। डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी पता चल रहा है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं पता चल रहा है। तो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी पता करने के लिए आपको कुछ रेफरेंस एज्यूम करना होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज अ रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म हमें ये पता चल रहा है कि भाई U1 का पोटेंशियल एनर्जी इतना होगा तो U2 का उससे इतना ज्यादा होगा या इतना कम होगा। हम्म। समझ रहे हो? मतलब हमें ये पता चल रहा है कि एक पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी अगर हमें पता है कि इस पॉइंट का इतना है पोटेंशियल एनर्जी, तो हम दूसरे पॉइंट का लिख सकते हैं कि तो एक पॉइंट का इतना है तो दूसरे का इतना होगा। लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू अगर लिखना है तो उसके लिए हमें कुछ रेफरेंस एज्यूम करना पड़ेगा। तो टू राइट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, टू राइट एग्जैक्ट वैल्यू of potential energy, we need to select some reference. To write exact value of potential energy, we need to select some reference. And one is free. हाँ हाँ रेफरेंस किस बेसिस पर? हाँ, बता रहा हूँ। And one is free to select any reference. Any reference. One is free to select any reference and assume whatever value. Assume whatever value of potential energy he or she wants. कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं रेफरेंस। जैसे आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि ये है ग्राउंड से, हाँ ये आप लिख लो तो पेज चेंज करके बताता हूँ। हाँ लिख लिए? लिख लिए? जी सर, सेम। तो देखिए अब क्या है कि एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। मान लो ये है ग्रेविटेशन के एग्जांपल से समझाते हैं। वो जो चीज है वो सब जगह सेम ही है। मान लो ये है ग्राउंड और ये है बॉल को हम लोग पोजीशन 1 से लेके गए पोजीशन 2 से वाया एनी पाथ, किसी भी पाथ से लेके गए। मान लो इस वाले की हाइट है ग्राउंड से कुछ h1 और पोजीशन 2 की जो हाइट है ग्राउंड से वो है h2। ठीक है? यस सर। पोजीशन 1 की हाइट है h1, पोजीशन 2 की हाइट है h2। अच्छा, तो हम 1 से लेके गए 2 पे, तो ये हाइट में कितना से चेंज हुआ? H1 माइनस H2 माइनस H1। ये हाइट में चेंज हुआ H2 - H1। ठीक है? हम्म। तो अब यहाँ पे वर्क डन बाई mg तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते हैं। यस सर। तो वर्क डन बाई mg व्हेन यू हैव गॉन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो mg का वर्क डन पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो mg का वर्क क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव? नीचे से जा रहे हैं ऊपर तो mg क्या वर्क करेगा, पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव। निगेटिव। कितना वर्क करेगा? नेगेटिव। mgh होता है, यस सर। नॉट है mgh। तो हाइट में कितने से चेंज हुआ? H2 माइनस H1। हाँ वेरी गुड।
तो ये बताओ, अभी अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी का, वो पढ़ा कि वो होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एमजी। तो वहां से हमें ये पता चलेगा कि फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इज निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एमजी। अभी अभी आपने कैलकुलेट किया। माइनस जी एच टू माइनस एच वन। हाँ, तो यहां से अच्छा फाइनल पॉइंट है टू, इनिशियल है वन, माइनस माइनस हो गया प्लस। तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि टू का पॉइंट, ये जो पोजीशन टू है उसका पोटेंशियल एनर्जी और ये जो पोजीशन वन है उसका पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, उन दोनों में डिफरेंस है एम जी इंटू एच टू माइनस एच वन का। हम्म। कितने का? एम जी एच टू माइनस एच वन। हाँ, ये हमें पता चल रहा है कि पोजीशन वन और पोजीशन टू के पोटेंशियल एनर्जी में इतना का डिफरेंस है। लेकिन अगर कोई बोले कि अच्छा भाई, पोजीशन वन का पोटेंशियल एनर्जी क्या है या पोजीशन टू का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू बताओ पोजीशन टू का पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो आप बोलोगे कि अगर एग्जैक्ट वैल्यू लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू सेलेक्ट सम रेफरेंस। हमें किसी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी मानना पड़ेगा कि भाई एज्यूम कर लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो फिर हम दूसरे पॉइंट का बता पाएंगे। तो हम्म। अब वो एज्यूम जो है वो कोई कुछ भी कर सकता है, उसकी मर्जी, इस पे कोई पाबंदी नहीं है। अब जैसे मान लो कि आप जो है, आप हैं चुनमुन। तो चुनमुन ने जो है वो रेफरेंस माना पोजीशन वन को। उसने रेफरेंस किसको माना? पोजीशन वन। पोजीशन वन को। और वहां पे जो है उसने एज्यूम किया, सी एज्यूम्ड, उसने एज्यूम किया कि पोजीशन वन का पोटेंशियल एनर्जी जो है यू वन की वैल्यू जो है वो जीरो है या टेन है, ट्वेंटी है, कुछ भी, उसकी मर्जी, आपकी मर्जी, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो मान लो आपने एज्यूम किया कि पोजीशन वन का पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल। ठीक है, कितना एज्यूम किया? 100 जूल। एंड आपकी मर्जी, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो। तो जब आपने एज्यूम कर लिया पोजीशन वन का पोटेंशियल एनर्जी है 100 जूल, तो नाउ यू कैन राइट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यहां से मान लो इसको इक्वेशन वन बोले, तो फ्रॉम इक्वेशन वन, अब देखो, अब क्या आप U2 का वैल्यू लिख सकते हो? यस, U2 माइनस U1 की वैल्यू आपने 100 एज्यूम कर लिया, तो इक्वल टू कितना हो गया ये, mgh2 माइनस h1। तो U2 की वैल्यू क्या हो गई? 100 प्लस mgh2 माइनस h। ठीक है। यस सर। मान लो आप पोजीशन वन का पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम करते हैं, तो ये वाला वैल्यू रहता जीरो प्लस mgh2 माइनस h1। अगर हम्म। मतलब पोजीशन वन का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो -20 एज्यूम करते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हो जाता -20 प्लस mg इंटू h2 माइनस h1। यस सर। तो रेफरेंस जो है वो कहीं भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, और कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, वो अपनी मर्जी है। आ रही है बात समझ में? जी सर। अब कोई दूसरा है, एक कोई दूसरा है, ये मान लो राम। तो राम ने जो है ये एज्यूम किया, राम ने ये एज्यूम किया कि भाई हम जो है ना वो पोजीशन, हम रेफरेंस अपना पोजीशन वन को नहीं, हम ग्राउंड को रेफरेंस मानेंगे। क्या एज्यूम किया उसने? रेफरेंस ग्राउंड को मानेंगे। हाँ, राम ने जो है वो रेफरेंस एज्यूम किया कि हम रेफरेंस मानेंगे ग्राउंड को। हम्म। और उसने कहा कि नहीं, हमारा जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्राउंड उसने एज्यूम किया जीरो। ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी कितना एज्यूम किया? जीरो। जीरो एज्यूम किया।
तो उसने अपना रेफरेंस जो है ना पोजीशन 1 को माना ना पोजीशन 2 को माना, उसने किसी और पोजीशन को, ग्राउंड को रेफरेंस माना। तो ग्राउंड को रेफरेंस माना। अब जो है वो पोजीशन 2 का पोटेंशियल एनर्जी लिखना चाहता है। ठीक है, कहाँ का लिखना चाहता है? पोजीशन 2 का। हाँ, उसने ग्राउंड को रेफरेंस माना। तो अब क्या है कि वो जो है वो क्या करेगा अब कि ग्राउंड को रेफरेंस माना और लिखना है पोजीशन 2 का। देखो, ग्राउंड का जब रेफरेंस माने हैं तो हम लोग तो डायरेक्टली 1 का हमें पता भी नहीं है। हम्म। ग्राउंड का 0 माना है तो पोजीशन 1 का तो उसको कुछ नहीं पता है ना। नो सर। पोजीशन 2 को भी नहीं पता है, रेफरेंस तो ग्राउंड है। तो उसको ना ग्राउंड से ये करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा कि मान लो भाई ग्राउंड से बॉल को ले गए पोजीशन 2 पे। कहां से ले गए? पोजीशन 2 पे। ग्राउंड से ले गए बॉल को पोजीशन 2 पे। तो ये वाली हाइट दी हुई थी, ये हाइट दी हुई थी h2। कितना हाइट दिया हुआ था ये? H2। हाँ, ये हाइट दिया हुआ था h2। तो वो कैलकुलेट करेगा भाई कि अच्छा हम यहाँ से, ग्राउंड हमारा हो गया इनिशियल पॉइंट और हम ये पोजीशन 2 पे गए, वो हमारा हो गया फाइनल पॉइंट। तो कितना होगा वर्क डन बाई mg? तो वो वर्क डन बाई mg तो कैलकुलेट कर ही सकता है, नीचे से ऊपर जा रहा है, वर्क डन बाई mg पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। निगेटिव होगा, h2 हाइट गया तो माइनस mg h2 होगा। अब वो कहेगा कि डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाई mg, सो दिस विल बी माइनस ऑफ वर्क डन बाई mg एंड माइनस mg h2। अब डेल्टा यू जो है ये आपका है यू एफ माइनस यू आई, तो दिस विल बी mg h2। अभी फाइनल पॉइंट जो है ये है पोजीशन 2 और इनिशियल जो है वो क्या है? ग्राउंड है। यस सर। तो ये कितना हो गया? ये हो गया mgh2। अभी ग्राउंड का जो पोटेंशियल एनर्जी उसने जीरो एज्यूम कर लिया है ना, कहाँ? हाँ, एज्यूम जीरो या जो भी है। U2 का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा? U2 का वैल्यू हो जाएगा ग्राउंड का पोटेंशियल एनर्जी प्लस mgh2। अब वो ग्राउंड उसने रेफरेंस माना है, तो ग्राउंड का अगर वो जीरो एज्यूम किया है तो यहाँ पोजीशन 2 का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh2, जीरो प्लस mgh2। अगर वो ग्राउंड का -50 एज्यूम करेगा तो यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -50 प्लस mgh2। अगर वो ग्राउंड का 1000 एज्यूम करेगा, 1000 जूल, तो यहाँ का हो जाएगा 1000 प्लस mgh2। तो पोजीशन 2 की जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। आ रही है बात समझ में? यस सर। और रेफरेंस जो है वो कुछ भी माना जा सकता है। अब ये अज्यूम करेंगे अगर हम वैल्यूज को, तो कोई दूसरा इंसान उससे अलग करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो बार बार अलग बार आएगी। बार अलग आएगी, हाँ। अलग अलग इंसान के लिए अलग अलग आएगी पोटेंशियल एनर्जी, सबके बट लिए अलग अलग आएगा। एक ऑब्जेक्ट की इतनी सारी पोटेंशियल एनर्जीज कैसे हो सकती है? हाँ, हो सकती है, क्योंकि वो सबका रेफरेंस अलग अलग है। सबने रेफरेंस अलग अलग सेलेक्ट किया है तो हो सकती है। ठीक है। अच्छा। यस सर। आपको जो है, आपको आपको जो है अगर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बताना है तो आपको उस इंसान के कॉन्टेक्स्ट में बात करना पड़ेगा कि उस इंसान ने इसको इतना रेफरेंस माना है तो इस पॉइंट का इतना होगा पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन एक चीज है कि हर एक इंसान के लिए, हर एक इंसान के लिए पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू अलग अलग आएगी। लेकिन लेकिन जो किसी दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सबके लिए सेम ही आएगा। नहीं समझे? समझाता हूं। जैसे इस इंसान के लिए इसने, ये अच्छा ये इंसान आप ही है, तो चुनमुन के लिए जो पोजीशन 1 और पोजीशन 2 के बीच में है, जो डेल्टा यू आया है, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस डेल्टा यू, वो कितना आया है? mgh2 माइनस h1। mgh2 माइनस h1 आया है, यस राइट। सर। अच्छा, अब ये दूसरा इंसान है राम। राम ने ग्राउंड को माना था पोटेंशियल रेफरेंस, उसका पोजीशन 2 का पोटेंशियल एनर्जी कितना है? mgh2। mgh2। अभी मान लो कि राम का ना पोजीशन 1 के लिए लिखते हैं, ये है पोजीशन 1। ये कितने हाइट पे था?
एच टू H1 हाइट पर। H1 हाइट पे था। अगर मैं पोजीशन 1 के लिए लिखूंगा तो मान लो वो ग्राउंड से गया पोजीशन 1 पे। ठीक है, ग्राउंड से कहाँ गया? पोजीशन 1। पोजीशन 1 पे। तो उसके लिए इनिशियल पोजीशन हो गया ग्राउंड, फाइनल हो गया पोजीशन 1। तो वो लिखे तो इस केस में वर्क डन बाई एमजी कितना आएगा उसका? H1 से ऊपर गया तो वर्क डन बाई एमजी निगेटिव, और H1 से गया तो माइनस एमजी H1। यस सर। और डेल्टा यू क्या होता है? निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई एमजी। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस MG। माइनस एमजी H1। और डेल्टा यू का मतलब हो गया फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कितना हो गया? ये हो गया mgh1। और इनिशियल उसने क्या लिया है? ग्राउंड को लिया है, तो ये कितना हो गया? ग्राउंड इज इक्वल टू mgh1। तो इसका अच्छा फाइनल जो है उसका पॉइंट, ये पोजीशन 1 के लिए फाइनल 1 हुआ ना, तो U1 माइनस ग्राउंड। तो U1 का वैल्यू कितना हुआ? MgH1 प्लस U ग्राउंड। वेरी गुड। अब देखिए, राम ने U1 भी निकाल लिया हम्म। और U2 तो ऑलरेडी निकाले हुए था। तो हम्म। यहाँ पे देखो राम के लिए U2 माइनस U1 कितना आया? U2 आया U ग्राउंड प्लस MgH2। और U1 कितना आया? U1 आया U ग्राउंड प्लस MgH1। प्लस MgH1। ये कट गया तो ये कितना हो गया? MgH2 माइनस H1। और चुनमुन के लिए कितना आया था? ये MgH2 माइनस H1। सेम ही आया था ना। यस सर। तो राम ने रेफरेंस कुछ अलग माना, चुनमुन ने कुछ अलग माना था, तो दोनों के लिए जो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज थे वो डिफरेंट आ रहे थे। लेकिन दोनों के लिए जो कोई भी दो पॉइंट है, पोजीशन 1 एंड पोजीशन 2, उनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है, जो डेल्टा यू की वैल्यू है, वो किसी के लिए भी सेम ही आएगा। हम्म। अलग अलग इंसान के लिए डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आएगा, अगर वो रेफरेंस अलग अलग मानेंगे तो। ठीक है, लेकिन सभी के लिए जो कोई भी दो पॉइंट ले लें, उनके बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो सेम ही आएगा। आ रही है बात समझ में? जी सर। तो इसको नोट में लिखेंगे हम लोग कि डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड ऑन डिफरेंस। डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड ऑन डिफरेंस। डिफरेंस, नहीं रेफरेंस। हाँ सॉरी, डिफरेंस। डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। ठीक है। सर अभी तो आपने ऊपर बताया था कि रेफरेंस जो लेगा उसके बेसिस पे होगा। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड करता है ना। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू की वैल्यू, दैट इज यू डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। यू डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। तो पोटेंशियल एनर्जी की एग्जैक्ट वैल्यू रेफरेंस पे डिपेंड करती है, लेकिन किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है वो रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता। नहीं करता है। ये बात समझ में आई? यस सर। क्या समझे? डेल्टा जो रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता और यू रेफरेंस पे डिपेंड करता है। हम्म। ओके, सो यू डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। अब देखो, अगर चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पे फिक्स्ड Q1। Q1 क्या है? फिक्स्ड। हाँ,
दूसरा चार्ज है यहाँ पे Q2। Q2 का जो इनिशियल सेपरेशन था Q1 से, वो था RI, आई फॉर इनिशियल। और Q2 को हमने मूव करा के यहां से यहां पे ले गए। Q2 को मूव कराया मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, सच दैट कि Q1 Q2 के बीच में जो फाइनल सेपरेशन है वो हो गया RF। कितना हो गया? RF। हाँ। तो यहाँ पे जो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जो वैल्यू आती है वो कैलकुलेट जो है वो किया जाता है। आप लोगों को तो उतना नहीं रहेगा शायद, वो उसमें थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह लगता है। तो मैं डायरेक्टली वैल्यू लिख देता हूँ। हम्म एक सेकेंड। ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फिगर बना लिए तो। जी सर। हम्म तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है। ये वर्क डन का इंटीग्रेशन हमने आकाश में कराया हुआ है। अच्छा, तो ये बता देता हूँ, ठीक है। हम्म। देखिए, जैसे जैसे आप ले जा रहे हो तो इसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल है। वेरिएबल है बिकॉज आर चेंज हो रहा है। यस सर। मान लो अभी जो Q1 Q2 के बीच में सेपरेशन, अच्छा देखो, अब क्या होता है ना कि अगर वेरिएबल है तो जो वर्क डन का फॉर्मूला होता था ना, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स वेरिएबल है, कोई भी चीज राइट हैंड साइड का वेरिएबल है, तो हम लोग वो फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें वो कांस्टेंट करना पड़ेगा। अब फोर्स कांस्टेंट तो तभी करेंगे, फोर्स तो K Q1 Q2/R² होता है। अब आर चेंज होगा तो फोर्स तो चेंज ही होगा। यस सर। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये मानना पड़ेगा कि भाई अगर हम बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करवाएं, एकदम इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, हम्म। तो मान लो अभी दोनों के बीच का सेपरेशन है R, और हमने इसको बहुत ही थोड़ा सा से मूव कराया DR से। कितने से मूव कराया? DR। अब देखो, इस पे फोर्स लग रहा था F, और फोर्स की जो वैल्यू थी वो थी K Q1 Q2/R²। और यहाँ पे हमने R को चेंज बहुत ही थोड़ा सा से करवाया है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। सो वी कैन से कि R जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, R में कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। तो हम लोग जो इसमें स्मॉल वर्क डन होगा DW, वो लिख सकते हैं F.DR। तो ये हो गया आपका मॉड ऑफ F इंटू मॉड ऑफ DR इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, बिकॉज फोर्स भी दरी है, डिस्प्लेसमेंट भी दरी है। अब हम्म। फोर्स की वैल्यू रख देंगे हम लोग, ये हो गया आपका K Q1 Q2/R², और ये हो जाएगा DR, और कॉस 0 हो गया 1। तो ये छोटा सा वर्क डन निकला। अभी हम लोग पूरा यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन स्केलर होता है, तो सभी छोटा छोटा वर्क डन जो है वो सबको जोड़ देंगे, और कंटिन्यूअस समेशन को ही क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। तो जो टोटल वर्क डन होगा ना, वो क्या हो जाएगा? इसी का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इसमें आर जो है, इनिशियली आर की वैल्यू आर आई थी, और फाइनली जो आर की वैल्यू है वो आर एफ है। तो फाइनली आर की वैल्यू है आर एफ। तो ये जो आपका टोटल वर्क डन आया, कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकाल लो, और अंदर में रह जाएगा सिर्फ DR/R²। ये RI से RF तक वेरी कर रहा है। तो ये हो जाएगा आपका K Q1 Q2। ये R का पावर -2 है ना, यस सर। तो R का पावर -2 का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था आपको, ये हो जाएगा R का पावर -1/-1। -1। हाँ, तो ये माइनस साइन को निकाल लीजिए अब बाहर। तो अंदर में रह जाएगा सिर्फ 1/R।
आर। आर का पावर -1 मतलब 1/r। तो ये हो जाएगा -k Q1 Q2, ब्रैकेट वाला टर्म हो जाएगा 1/RF -1/RI। और ये माइनस साइन है बाहर में, तो यहाँ पे जो वर्क डन है वो माइनस साइन अंदर कर लेंगे तो हो जाएगा k Q1 Q2 1 बाई, या ऐसे ही रहने देते हैं, यही रहने देते हैं, वर्क डन इज माइनस ऑफ दिस। ठीक है। हम्म। अब जो हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी का बेसिक डेफिनेशन पढ़ा, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने पढ़ा कि डेल्टा यू जो होता है वो होता है निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव कॉन्जर्वेटिव फोर्स। फोर्स। तो यहाँ पे कॉन्जर्वेटिव फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो यहाँ पे डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो हो जाएगी निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हम्म। जो भी अभी आपने ऊपर में कैलकुलेट किया। तो यहाँ पे डेल्टा यू का मतलब हो गया U2 - U1, मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। फाइनल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन का पोटेंशियल एनर्जी, दिस विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी कितना आया है? के Q1 Q2/r। तो ये जो आपका यूएफ माइनस यूआई आया, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये हो के गया क्यू ए Q1 Q2 1/RF -1/RI। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये अभी जो हमने निकाला वो तो निकाला जब दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे, तो हम्म। दोनों चार्जेस पॉजिटिव थे तो दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, तो उसके लिए हम लोगों ने निकाला। अगर दोनों चार्जेस निगेटिव हो जाएं तो उस केस में भी रिपल्सिव फोर्स ही लगता है, तो उस केस में भी यू विल आल्सो गेट द सेम आंसर, उस केस में भी आपको सेम ही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर एक फोर्स पॉजिटिव हो जाए और एक फोर्स निगेटिव हो जाए, तो उस केस में जो, सॉरी, एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए और एक चार्ज निगेटिव हो जाए, तो उस केस में जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो अट्रैक्टिव लगेगा तो उस केस में जो वर्क, जो डेल्टा यू जो आंसर आएगा वो एग्जैक्टली निगेटिव आएगा, एग्जैक्टली निगेटिव। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग एक सिंपल सा तरीका ढूंढ लेते हैं, मतलब इसको चीजों को सिंपल वे में बोलने का, कि देखो भाई, ये जो यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है ना उसको साइन के साथ रख दो। तो हम्म। क्या बोलते हैं? Q1 Q2 को साइन के साथ रख दो। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि देखो, सारा सिचुएशन जो है वो ऑटोमेटिकली समराइज हो जाएगा अगर आप ये Q1 Q2 को साइन के साथ रख दो। बिकॉज अगर Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव रहेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, दोनों निगेटिव लगेगा तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, यू विल गेट द सेम आंसर। लेकिन अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो जाए दूसरा निगेटिव हो जाए तो उसके इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, तो उसमें वैल्यू एग्जैक्टली निगेटिव आना चाहिए। तो अगर आप हम्म। Q1 Q2 को साइन के साथ रखोगे तो एक हो जाएगा पॉजिटिव, दूसरा हो जाएगा निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा मल्टीप्लाई होके। यस सर। तो हम लोग बोलते हैं कि ये फॉर्मूला सब लोग यूज करेंगे, और सब, आई मीन, चार्जेस का नेचर पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सबके लिए वैलिड होगा। सिंपली क्या करना है कि टेक Q1 एंड Q2 विथ प्रॉपर साइन। तो अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो ऑटोमेटिकली एक माइनस साइन आ जाएगा वहां पे, बिकॉज एक चार्ज पॉजिटिव होगा एक चार्ज नेगेटिव होगा, तो ऑटोमेटिकली एक माइनस साइन आ जाएगा। सो टेक Q1 एंड Q2 विथ प्रॉपर साइन। तो ये हो गया। और दूसरा है कि, दूसरा ये है कि ग्रेविटेशन में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। ग्रेविटेशन में भी तो दो मासेस होते हैं। क्या यस होता सर। है? मासेस होता है। ग्रेविटेशन में दो मासेस होते हैं। तो आपका, आपने देखा है कि ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी बिल्कुल यही नेचर का होता है। तो वहां हम्म। पर अगर दो मासेस रहेंगे तो यू विल गेट द सेम आंसर, यूएफ माइनस यूआई इज इक्वल टू। लेकिन मासेस का क्या है कि मासेस का साइन नहीं होता है, पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है उसमें, राइट? यस सर। लेकिन अगर दो मासेस हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव ही लगता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। और आपने अभी अभी देखा कि अट्रैक्टिव फोर्स के लिए
तो माइनस साइन आना चाहिए, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स के लिए फोर्स इधर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो 180 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे आना चाहिए एक माइनस साइन। तो हम लोग क्या यस। करते हैं कि चार्ज का तो सॉरी मास का तो होता नहीं है साइन, तो हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशन में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन आएगा यहाँ पे, माइनस और G1 के की G2 जगह पे जी। M1 M2 1/r final minus 1/r initial। सो यू विल गेट दिस रिजल्ट इन ग्रेविटेशन। ठीक है। यस सर। ग्रेविटेशन में आपको जो है वो ये रिजल्ट मिलेगा। और याद रहेगा ये। हम्म। अगर देखो, अगर फोर्स अट्रैक्टिव होगा ना, तो यहाँ पे भी माइनस साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगा ये चार्ज वाले में भी, बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्स कब लगेगा, जब एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव हो। तो अगर उसको हम्म। साइन के साथ रखेंगे तो प्लस इंटू माइनस, एक माइनस साइन तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा ना। यस सर। तो वो ग्रेविटेशन के जैसा ही हो गया, है ना। तो ये याद रहेगा। जी और सर। अब ये जो है वो क्या निकला आपको, ये निकला दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। कौन से दो पॉइंट्स के बीच में? आपने चार्ज को मूव कराया था, Q2 को मूव कराया था ए से बी पे, तो हम्म। आपको ये दो कॉन्फ़िगरेशन, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं? जैसे चार्जेस Q1 एंड Q2 के बीच में इनिशियल सेपरेशन है RI, वो एक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। Q1 Q2 के बीच में फाइनल सेपरेशन है RF, वो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी है UF और इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी है UI, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमें पता चल गया, है ना। क्या पता चला? डिफरेंस। डिफरेंस पता चला। लेकिन एक बात बताइए, अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सेलेक्ट करना है, तब तो एक रेफरेंस मानना पड़ेगा हम्म। टू राइट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वी नीड टू सेलेक्ट सम रेफरेंस। General, one is free to select any reference of his or her choice. One is free to select any reference. लेकिन जनरली ग्राउंड मानते हैं। यहाँ पे तो ग्राउंड नहीं है ना, बट जनरली कुछ भी नहीं है। इनफाइनाइट सेपरेशन is selected as reference। क्या मानते हैं, किसको रेफरेंस मानते हैं? व्हेन द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस इज इनफाइनाइट, उसी को जनरली रेफरेंस माना जाता है। जनरली इनफाइनाइट सेपरेशन इज सेलेक्टेड एज रेफरेंस। एंड पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि U at infinite separation is generally assumed to be zero, is generally assumed to be zero। अच्छा, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये जो है ये इक्वेशन 1 है, इसी को यहाँ पे भी लिखा है हमने। हम्म। तो अब इसको हम अगर डाल दें इक्वेशन 1 में, मतलब अभी क्या लिखा हमने? अभी हमने लिखा कि सेपरेशन, इनफाइनाइट सेपरेशन को रेफरेंस माना। डेट मीन्स अगर मैं इनिशियली इनफाइनाइट पे लूं, तो इनिशियली सेपरेशन अगर इन्फिनिटी लूं, और इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी हमने बोला कि क्या एज्यूम करते हैं जनरली? जीरो। जीरो। तो अगर हम ये इसी को रेफरेंस माने कि भाई इनिशियली सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज इनफाइनाइट, अगर हम ये माने कि भाई चार्जेस जो है, एक चार्ज ये Q1 तो फिक्स्ड ही है, लेकिन Q2 जो था वो इनिशियली इनफाइनाइट सेपरेशन पे था, Q2 इनिशियली इन्फिनिटी पे था, हम्म। और इसको हम उठा करके मान लो यहाँ पे लाके रख रहे हैं, इन्फिनिटी से लाके यहाँ पे रख रहे हैं Q2 को, सच दैट की लेटर से दिस सेपरेशन इज आर,
तो ये बोल रहा है कि इनिशियली इंफिनिटी से लाया और जनरली इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो एज्यूम किया जाता है। कितना एज्यूम किया जाता है? जीरो। जीरो। तो अगर हम आर आई इक्वल टू इन्फिनिटी तो पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो एज्यूम करें तो ये फाइनल सेपरेशन पे कितना होगा? के एट क्यू वन आर क्यू एफ, वन एट बाई। आर एफ इक्वल टू आर, जो पोटेंशियल एनर्जी है यू एफ वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप बैठा दो इक्वेशन वन में, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन वन, तो वो हो गया यू एफ माइनस जीरो। यू आई जो है वो तो जीरो एज्यूम किया है ना, इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू के क्यू वन क्यू टू वन बाई आर एफ, फाइनल और सेपरेशन को माना है आर, आई। और आई। माइनस वन बाई आर आई इनिशियल सेपरेशन को, आर आई तो इन्फिनिटी है, यस सर। सेपरेशन इज इन्फिनिटी, तो यू एफ का वैल्यू कितना हो गया? के क्यू वन क्यू टू बाई आर। आई। इसका मतलब ये अगर हम इन्फिनिटी को रेफरेंस माने और इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी अगर हम जीरो माने, तो अगर दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन आर है, अगर ये दोनों चार्जेस हैं और उनके बीच में सेपरेशन आर है, तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? के क्यू वन क्यू टू बाई आर। तो आप जो है वो यही याद किए होंगे फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का कि के क्यू वन क्यू टू बाई आर होता है, यही याद किए थे ना। यस सर। लेकिन ये कब वैलिड होगा? ये वैलिड ओनली व्हेन, कब वैलिड होता है? व्हेन हम्म when infinity is second, when infinite separation is selected as reference, when infinite separation is टेकन एज रेफरेंस। selected as reference and potential energy इनिशियल at infinite separation इज जीरो। is assumed zero। ये सिर्फ तभी वैलिड होगा, ये इक्वेशन टू मान लेते हैं इसको, तो इक्वेशन टू सिर्फ तभी वैलिड होगा। लेकिन अगर इसके अलावा किसी और चीज को रेफरेंस मानेंगे तो कौन सा इक्वेशन से काम करना पड़ेगा हमें? ऊपर वाली जो लंबी वाली इक्वेशन। इक्वेशन वन से काम करना पड़ेगा। क्या ये अलग सिचुएशन, मतलब जनरली तो पोटेंशियल एनर्जी यही के क्यू वन क्यू टू बाई आर लेते हैं, पर क्या इससे हट करके आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके चांसेस ना के बराबर हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं पूछेगा कि कोई और रेफरेंस ले लिया और उस पे बेस्ड कोई न्यूमेरिकल दे दिया, वैसा नहीं पूछेगा, क्योंकि नीट में चांसेस मतलब सॉरी क्वेश्चंस के लिए टाइम बहुत ही कम होता है, क्वेश्चंस उतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन क्या आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जा सकता है? ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्चुअल पूछ दिया, ठीक है, जिसमें बस ये चेक करना है कि हाँ आपको ये चीज पता है कि नहीं, आपको ये कॉन्सेप्ट मालूम है कि नहीं, तो इस पे बेस्ड क्या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब जैसे मान लो कि पूछ दिया कि हाँ भाई इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मान लो कि एज्यूम कर लिया 100, इनफाइनाइट सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या एज्यूम कर लिया? 100। 100। अभी आपको पूछ दिया कि अच्छा भाई तो आर सेपरेशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या के क्यू वन क्यू टू बाई आर ही रहेगा या कुछ डिफरेंट हो जाएगा? तो डिफरेंट हो जाएगा। तो आपसे एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने को नहीं बोल रहा है, बस कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा है कि हाँ क्या अभी हम ये के क्यू वन क्यू टू बाई आर वाली फॉर्मूला डायरेक्टली लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते हैं। हम्म। आई बात समझ में? आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ देगा, अब चार ऑप्शन दे देगा, एक में दे देगा कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पे मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, एक ऑप्शन दे दिया कि यू इज एक पे बोल दिया कि यू पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस, या वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। बी ऑप्शन दे दिया डेल्टा यू डिपेंड्स ऑन रेफरेंस। सी ऑप्शन दे दिया यू डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। नेक्स्ट ऑप्शन दे दिया डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस।
चार ऑप्शन दे सकता है, तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन रेफरेंस एंड डेल्टा यू डज नॉट डिपेंड ऑन रेफरेंस। आई बात समझ में? जी सर। हाँ। तो ये वाला फॉर्मूला, अच्छा ये जो फॉर्मूला है इसमें एक चीज और ध्यान देना है कि यहाँ पे Q1 Q2 साइन के साथ लेना है, क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इक्वेशन वन से आया। इक्वेशन वन में ही ये वैल्यू डाल के आया है ना। और यस सर। इक्वेशन वन में Q1 Q2 को साइन के साथ लेते थे, तो यहाँ पे भी जो Q1 Q2 है वो साइन के साथ ही आएगा। तो नोट में आप ये लिखेंगे कि टेक Q1 Q2 विथ प्रॉपर साइन। तो यहाँ से क्या पता चला कि दोनों चार्जेस अगर पॉजिटिव नेचर के होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी एक पॉजिटिव हो जाएगा, अगर दोनों निगेटिव होगा तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव में आएगा। तो K Q1 Q2/R याद रहेगा। जी सर। बहुत बढ़िया। सर ये सब कितने सेम सेम से हो गए। पहले वाले चैप्टर में भी ऐसे थे के Q1 Q2 समथिंग। क्या? ये सब फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक के बहुत सेम सेम से हो रहे हैं। हाँ नहीं, फोर्स में K Q1 Q2/R² होता था, पोटेंशियल एनर्जी में K Q1 Q2/R आ रहा है। हाँ कहीं पे यही K Q1 Q2/R³ भी हो जा रहा था। R³ अच्छा, R³ हो रहा था वो तो डाइपोल में, हम्म। डाइपोल में R³ हो रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड वो लाइन वायर में 2K λ/R हो रहा था। यस। हाँ तो ये तो वही तो याद रखना है ना। ठीक है। तो अब देखो, ये आपने देख लिया पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2/R। Q1 Q2 साइन के साथ रखना है। क्लियर है? जी सर। हम्म, अच्छा। इस पे जो है अ, मान लो कि ऐसा क्वेश्चन दे दिया, आप ऐसे हेडिंग दे दो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मल्टीपल डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम। मतलब पॉइंट चार्जेस ही हैं, डिस्क्रीट हैं, बट बहुत सारे चार्जेस हैं। जैसे मान लो तीन चार्जेस हैं एंड दे आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, और जिसमें इन दोनों के बीच में सेपरेशन है R12, इसके बीच में सेपरेशन है R23, और 1 3 के बीच में ये सेपरेशन है R13। तो हम्म। आपसे बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम U इक्वल टू क्या, दो चार्जेस नहीं है यहाँ पे, तीन चार्जेस हैं। सर सबका अलग अलग का एडिशन। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, दो दो का पेयर बना देंगे। क्या करें, हम्म। एक Q1 ये Q2 का पेपर पेयर बनेगा, एक Q2 Q3 का पेयर बनेगा, और एक Q3 Q2 Q1 का। हाँ, तो यही हो गया आंसर, यही आंसर हो गया। ठीक है। यस सर। मान लीजिए चार चार्जेस हैं। अच्छा, चार्ज पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, उसको साइन के साथ वैसे ही एज इट इज बैठा देना है। तो मान लो सेपरेशन दिया हुआ है सबके बीच में, ये R13 है, ये R34 है, ये R12 है, ये R24 है। ये डिस्टेंस जो है ये डिस्टेंस है R23, और ये डिस्टेंस है R14। तो आपको बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगा।
फिर इसमें भी दो दो का पेयर बनाकर ऐड करेंगे। कितना पेयर बनेगा इसमें दो दो का? 1 2 3 4 5, 5 पेयर्स। 5 बनेंगे। एक मिनट, 1 2 3 4 5 6, 6 पेयर्स। 6 पेयर्स बनेंगे। 6 पेयर्स बनेंगे ना, तो लिख दीजिए क्या क्या बनेगा वो, सिस्टम का लिखिए। Q1 Q3 by R13 प्लस K Q3 Q4 by R34, KQ4 Q2 by R24, KQ1 Q2 by R12 plus KQ1 Q4 by R14 plus K3 K2 by R23। हाँ, तो ये हो गया ना। यस सर। ओह, समझ में आया। जी सर। हम्म, एक नंबर ऑफ टर्म्स पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है नंबर ऑफ। कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जैसे 3 चार्ज था तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए थे। 3। हम्म। हम्म। और ओके, 4 चार्जेस हैं तो कितने नंबर ऑफ टर्म्स हुए। 6। और अगर बहुत सारे चार्जेस रहेंगे, जैसे मान लो 8 चार्ज है एक क्यूब के वर्टिसेस पे, एक क्यूब है वो सबके वर्टिसेस पे आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है, उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो। लेकिन 10। आ, आ, 10। नहीं, 10 नहीं होगा। आ, उतना नहीं पूछेगा आपसे, हो जाने दो। लेकिन आप सोच के बताइएगा फिर हमें, ठीक है। हम्म। एक जो है वो क्यूब है, क्या है, क्यूब। क्यूब है, और उसके सारे वर्टिसेस के, क्यूब में कितने वर्टिसेस होते हैं। 8। 8 होते हैं। तो इसके सारे वर्टिसेस पे, मान लो हर सबका साइड लेंथ है मान लो L, और सारे वर्टिसेस पे एक आइडेंटिकल चार्ज रखा हुआ है, हम्म। तो आइडेंटिकल चार्ज 1 2 Q 3 is kept 7 8 9 10 11 12 at all the vertices। 16। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम तो आपको उतना नहीं रहेगा जरूरत, ऐसे ही मैं लिख देता हूँ, मतलब आप सोच सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 दूसरा, आप 8 सिर्फ सोच सकते हो कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, 12 हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स। 14 ठीक है। 15 अब 16। बेसिकली कितने पेयर्स बनेंगे, 8 चार्जेस है ना, तो दो दो का कितना पेयर बनेगा। 16 पेयर्स बनेंगे। 3 बनेगा। नो 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 नो। 4 आगे, 4 पीछे, दो दो साइड में। 28 पेयर बनेगा। है। 28। ये कैसे होने लग गया। सोच के देखिएगा कैसे, दो दो का 28 पेयर बनेगा इसमें। सर सही है ना आंसर। हाँ हाँ, सही गलत थोड़ी बता रहा हूँ। कैसे हो गया ये। चलो, खैर ये आप सोचिएगा, सो दिस इज अ ब्रेन टीजर, ठीक है।
और नेक्स्ट आप जो है वो ओह सर, हो गया मेरा भी 28। हो गया। हाँ। अच्छा, कैसे? देखो ये चार आगे चार पीछे, दो साइड में, तो 10 तो ऐसे हो गए बाहर से, दो ऊपर वाले फेस पे, दो नीचे वाले फेस पे, और दो दो लाइक सामने सामने सारे फेसेस पर, और 2 3 4 अंदर इनसाइड द क्यूब। चलो बढ़िया, आपने जब इतना सोच लिया है तो वो वैल्यू भी लिख लेना फिर तो। 8 9 10 11 टेंशन 12। एनर्जी का क्या वैल्यू होगा फिर, वो तो लिखना आसान ही है।